बैंकिंग टर्म्स, देखिए बैंकिंग टर्म्स जो होती हैं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह की जो टर्म्स होती हैं इस पे मैंने एक पहले भी एक टॉपिक बनाया है, पार्ट वन, और ये पार्ट टू है। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, ये दोनों ही वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके कंसेप्ट जो है, वैसे तो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बैंकिंग टर्म्स बहुत सारी होती है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली उठाई है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस हो, रेलवे हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक एग्जाम की तैयारी नहीं भी हो, तो भी एक लेमैन के लिए भी ये सारी टर्म जानना बहुत जरूरी है। डे टू डे लाइफ में जरूर काम आती हैं। देखिए ब्रॉडली आपको गो थ्रू करवा देता हूँ मैं। ब्रॉडली गो थ्रू कर रहे हैं, इसके बाद हम वन बाय वन एक स्लाइड पे एक कंसेप्ट आराम आराम से पढ़ेंगे, सब समझेंगे। एनपीएस पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं, डाउटफुल क्या है, लॉस क्या है, लॉस्ट एसेट जो बिल्कुल खत्म हो गए, फिक्स और फ्लोटिंग रेट क्या होता है, लिक्विडिटी, एसएलआर, सीआरआर जो बैंकों को रेशियो मेंटेन करने होते हैं आरबीआई की तरफ से, ये क्या होते हैं। प्लास्टिक मनी आजकल क्या है जिसको हम बोलते हैं, बैंक रेट क्या होता है, नो योर कस्टमर, केवाईसी क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कोलेटरल यानी कि गिरवी रखना अगर आपको लोन चाहिए तो, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन पेमेंट करने के तरीके, एटीएम, ऐसे ये सब क्या होता है, सभी पढ़ेंगे और वन बाय वन करके आराम से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीएस, नाम से ही पता लग रहा है, ये वो इंटरेस्ट, वो लोन्स या जिस पे इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो है दैट हैज़ बिकम पास्ट ड्यू। भाई काफ़ी टाइम से वो ड्यू पड़े हैं, अभी जो है उस पर पेमेंट नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जिसने लोन ले रखा है उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, उसकी पॉकेट खाली है। उसने या तो इंटरेस्ट पे डिफ़ॉल्ट कर दिया, इंटरेस्ट पे नहीं करा, या फिर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है प्रिंसिपल की, दोनों में से कुछ भी एक भी नहीं अगर पे करा, दैट विल बिकम एन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि बैंकों को उसको जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासीफाई करना पड़ेगा फ्रॉम दी नॉर्मल एसेट। देखिए कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट का केस है जहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिया है, या फिर एरियर्स में है, कुछ पैसा नहीं आया या लेट हो गई, कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई थी, और वो इंस्टॉलमेंट या तो प्रिंसिपल या तो इंटरेस्ट कुछ भी लेट हो गया या मिस कर दिया उसने, अगर आपने अपनी ईएमआई पे नहीं करी टाइम पे, तो आप एनपीए में आ जाएंगे। अभी आरबीआई के तहत क्या होता है कि ये वो एसेट्स होते हैं, एसेट मतलब बैंक के लिए ये एसेट है जहाँ बैंक ने लोन दे रखा है और उस पर इट हैज़ स्टॉप्ड जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक। अब बैंक को उस पर इनकम नहीं हो रही है क्योंकि जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है उसने पेमेंट करना बंद कर दिया, अब उससे कमाई नहीं हो रही बैंक को, तो वो एनपीए बन जाता है। ये बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्ज़ाम के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और न्यूज़ में भी हम डे टू डे में पढ़ते रहते हैं। फिर एक आता है स्टैंडर्ड एसेट, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मतलब बिल्कुल ठीक है ये एसेट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क। भाई नॉर्मल रिस्क तो हर एक में रहता ही है, जैसे बिजनेस तो कोई भी फेल हो सकता है ना, कुछ भी कंडीशन किसी भी वजह से हो सकता है। अभी वो बिजनेस फेल नहीं है, नॉर्मली जब जब पेमेंट ड्यू हो रही है, जब जब ईएमआई ड्यू हो रही है, वो अपना प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टाइम से पे कर रहा है, तो वो स्टैंडर्ड एसेट है, बिल्कुल बढ़िया। ये क्वालिटी होती है किसी भी बैंक को, स्टैंडर्ड एसेट सबसे बढ़िया होंगे, मतलब चाहिए होंगे कि यहाँ पे टाइम से पेमेंट आ रही है। कोई भी बैंक चाहेगा कि मेरे स्टैंडर्ड एसेट रहें ज़्यादा से ज़्यादा। सब स्टैंडर्ड का मतलब कि वो एनपीए हो चुका है, मतलब कि पेमेंट नहीं आ रही है उसमें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, या तो इंटरेस्ट या तो प्रिंसिपल नहीं आ रहा है, बट अभी 12 महीने नहीं हुए हैं तो वो सब स्टैंडर्ड है। और अगर 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उसे एनपीए बने हुए, तो वो डाउटफुल एसेट हो जाएगा। डाउटफुल मतलब अभी डाउट है कि ये पेमेंट आएगी नहीं आएगी, क्योंकि अब लंबा टाइम गुजर चुका है, जो ड्यू डेट थी वहाँ से 1 साल भी गुजर चुका है, अभी तक पेमेंट नहीं आ रही है, वो बोरोवर पे नहीं कर रहा है जिसने लोन लिया है, तो अब डाउट हो रहा है, डाउटफुल है अब। तो उसको ये फर्दर क्लासिफिकेशन चेंज होती जाती हैं। स्टैंडर्ड है, फिर वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, एनपी हो जाएगा, फिर डाउटफुल हो जाएगा, और इसके बाद आता है लॉस एसेट। लॉस एसेट के मतलब कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है, अब बैंक को ऐसा लगता है या ऑडिटर्स को ऐसा लगता है या इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि अब पेमेंट नहीं आने वाली है, तो उसे जो है किताबों से हटा दीजिए, उसे रखने का फ़ायदा नहीं है, उसे लॉस कर दो, राइट ऑफ कर दो उसको। ये एक अकाउंटिंग टर्म है, अकाउंट्स के हिसाब से उसे राइट ऑफ कर देना पड़ता है, अपनी किताबों से हटा देना पड़ता है, क्योंकि अब जब पेमेंट आनी ही नहीं तो उसे आप ख़त्म करो। अपने इन्वेस्टर्स को सही पोजीशन दिखाओ, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ कि अब जो है आपके पास ये एसेट नहीं है। बैंक उसको क्या कर सकता है कि बैंक उसे किसी भी फैक्टरिंग एजेंसी को, जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं या रिकवरी एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनको बेच सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख का लोन था, अभी बैंक को लगता है कि कुछ भी नहीं आने वाला, तो सामने वाली एजेंसी बोलते हैं कि चलो 3 लाख रुपए में आप मुझे बेच दो, आई विल आई विल अडॉप्ट माई ओन मेथड्स, मैं रिकवर कर लूँगी। तो
वो जो एजेंसी है उसके पास हर तरह के मीन्स होते हैं, उनके पास बाय हुक एंड क्रुक वो रिकवर कर ही लेंगे, या तो लीगल तरीके से उसे कोर्ट खींच के ले जाएंगे, या फिर उसको जो उनके गुंडे वगैरह होते हैं जो भी होता है अलग तरीके से वो रिकवर उनको लगता है वो कर लेंगे। जो रिकवर हो, 3 लाख का 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, 3 से ऊपर रिकवर होगा तो उस रिकवरिंग एजेंसी का प्रॉफिट है, अगर 3 से कम हुए तो उसी का लॉस है। बैंक की अब कोई टेंशन नहीं है, बैंक ने 3 लाख में उसे बेच दिया, 7 लाख का नुकसान ले लिया। और वैसे भी देखिए बैंक का काम है बिजनेस करना, बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको कोर्ट कचहरी में लेके जाए, एक एक केस के लिए लड़े, एक एक डिफॉल्टर के अगेंस्ट लड़े। सारा तो उसका रिसोर्सेज वहीं ख़त्म हो जाएंगे, सारा उसका डाइवर्ट हो जाएगा। और दूसरा, उसके बाद वो गुंडे वगैरह नहीं है, वो सारा उसको बिजनेस करना है, ये सब चीज़ें उसका काम नहीं है देखना। तो बेटर ये है कि जो स्पेशलाइज एजेंसी हैं, रिकवरी एजेंट्स हैं, रिकवरी एजेंसीज हैं, उनको सौंप दिया जाए, वो आगे रिकवर करते रहेंगे। फिर आता है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये क्या होता है? ये एक सिस्टम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फंड्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होते हैं अमंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है यहाँ पे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम तो सबको पता ही है ये क्या होता है। यहाँ पे आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी जो है ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं एक मशीन के थ्रू, एटीएम के थ्रू। एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें आप क्या करते हैं, बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में, या फिर हम विद इन द सेम बैंक आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट आता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये दोनों ही प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े यूज़ होते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये एनईएफटी से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट काफ़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये रियल टाइम है, रियल टाइम एग्जैक्टली वेरी क्विकली पेमेंट हैपन्स। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ता पड़ता है ये एनईएफटी के मुकाबले। बड़ी पेमेंट आरटीजीएस से जाती हैं, छोटी पेमेंट एनईएफटी से जाती हैं। आगे चलते हैं। देखिए बेस रेट क्या होता है? ये वो मिनिमम रेट है जिसको यूज़ करते हुए बैंक जो है लेंडिंग करते हैं, यानी कि इससे नीचे बैंक लेंडिंग नहीं कर सकते। चाहे आपको कोई सा भी लोन देना हो, चाहे हाउसिंग लोन देना है, बिजनेस लोन देना है, पर्सनल लोन देना है, वट एवर, जो भी लोन देना है वो इससे ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। ये मिनिमम रेट जो है स्पेसिफाई कर दिया है आरबीआई ने। बैंक्स कैन नॉट लैंड बिलो दिस रेट। अब जो बाकी के जो रेट्स होते हैं वो इसको बेंचमार्क बना के इसके ऊपर ऊपर जो है डिसाइड किए जाते हैं बैंक के द्वारा। क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है? देखिए ये किसी भी कस्टमर का बिहेवियरल पैटर्न है पीछे का, कि पीछे वो लोन्स की पेमेंट टाइम पे करता आया है कि नहीं आया, उसको यूज़ करते हुए जो क्रेडिट ब्यूरो होता है वो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करता है किसी भी कस्टमर की, और उसको रेटिंग देता है 300 से 900 के बीच में। तो इससे उसका क्रेडिट स्कोर बन जाता है। अब क्रेडिट स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसके बेटर चांसेस हैं कि उसको लोन मिल जाएगा। हायर इट इज़ बेटर इट इज़, लोअर इट इज़ बैड फॉर द बोरोवर। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल मतलब कि गिरवी रखना। देखिए यहाँ से पिक्चर से भी समझ में आ रहा है, अगर आपको लोन लेना है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रखो, अपनी गाड़ी रखो, कोई और संपत्ति रखो, गोल्ड रखो, वट आप कुछ भी रख के, बैंक को भी सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वो कोलेट्रल बोली जाती है। जहाँ पे कोलेट्रल दी जाती है लोन लेने के लिए उसको सिक्योर्ड लोन बोलेंगे, और जहाँ पे कोलेट्रल नहीं लेता है बैंक, यानी कि पर्सनल लोन वगैरह के केस में, तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है। अनसिक्योर्ड लोन थोड़ा सा रिस्की होते हैं बैंकों के लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो पेमेंट रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। सिक्योर्ड लोन के केस में क्या होगा कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी बेच सकता है, उसका पूरा लीगल राइट है, और अपना जो भी लोन उसने दे रखा है उसको रिकवर कर सकता है। अब फिक्स रेट क्या होते हैं भाई? अगर आपने गाड़ी वाड़ी ली हुई है, कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, तो आपको पता होगा फिक्स रेट होता है, थ्रू आउट सेम रहते हैं। जब तक मान लो आपने 5 साल का लिया, 10 साल के लिए, 10 साल वो सेम रेट ही चलेगा, सेम रेट पे आपको जो है पेमेंट करते रहना पड़ेगा। चाहे बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाए तो भी आपको उतना ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, 2 हो गया, और आपने 6% पे ले रखा तो 6 ही देना पड़ेगा। और अगर बढ़ गया तो आपको फ़ायदा भी है, क्योंकि अभी आपको 6 पे ही देना पड़ेगा, कल को 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, यू डोंट हैव टू टेक द टेंशन, आपको तो 6 के रेट से ही देना है। फ्लोटिंग क्या होता है? फ्लोटिंग में ये होता है कि भाई जैसे जैसे रेट कम होगा तो आपको भी कम कर देगा बैंक, और अगर बढ़ेगा आरबीआई की तरफ से, बैंक बढ़ाएगा तो जो आपका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ा देगा। वो तो फ्लोटिंग में चेंज होता रहता है। प्लास्टिक मनी क्यों आती है? प्लास्टिक मनी जो है अदर देन हार्ड कैश, भाई जो हमारी करेंसी होती है उसके अलावा जो करेंसी जैसे हम यूज़ करते हैं, इसको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, उसको प्लास्टिक मनी बोल देते हैं। केवाईसी क्या होता है? बहुत यूजुअली आपने सुना होगा, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानता है बैंक थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस भी हैं। ये कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो बैंकों को फॉलो करने होते हैं, ताकि वो उनकी आइडेंटिटी को समझ सके कि मेरा कस्टमर ये है,
उनकी आइडेंटिटी पूरी इंश्योर कर सके, और जो फ्रॉड्स हैं, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हैं, उससे जो है बच सके खुद भी और अपने कस्टमर को भी बचा सके। फिर आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। ये कैश, इस नाम से ही पता लग रहा है कि इतना कैश, RBI बोलता है बैंकों को कि इतना कैश तो आपको मिनिमम मेंटेन करना ही करना है अपने पास। भाई ये फॉर एग्जांपल 4% बैंकों को बोला RBI ने कि आपको मेंटेन करना ही है हर टाइम पर अपने पास। ये इसलिए कि अगर मान लो कल को कोई कस्टमर आ जाए कि इसने ज़्यादा डिमांड कर दी कि मुझे इतना पैसा इमीडिएटली चाहिए, और बैंक बोलेगा कि नहीं नहीं मैंने तो सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो बैंक उसे पेमेंट नहीं कर पाएगा। डैट मीन्स कि बैंक बैंक इंस्टॉलमेंट माना जाएगा उस केस में। तो इसलिए कम से कम 4%, या फॉर एग्जांपल 4% का अगर CRR है, कैश रिजर्व रेशो है, तो उतना तो कैश उसको हर टाइम रखना ही है। दिस इसके ऊपर जो है बैंक अपना इंटरेस्ट का लॉस करेगा डेफिनेटली। वो तो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली बैंक को लॉस है। लेकिन क्या करें, कुछ तो पैसा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बिजनेस भी तो चलाना है। अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी पेमेंट भी का भी तो ख्याल रखना है, अपनी लाइबिलिटीज़ भी तो टाइम से मीट आउट करनी है। तो ये वो रेशो है। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, SLR। इसमें भी जो है कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं मिनिमम बैंकों को RBI के तहत, बट वो जो है गोल्ड फॉर्म में हो सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह हो सकती हैं अदर देन कैश। यहाँ पे भी जो है बैंक को अपनी सॉल्वेंसी मेंटेन करने के लिए, सॉल्वेंसी मतलब कि वो अभी जो है लायक, अभी जो है एबल है अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट आउट करने के लिए, वो होती है सॉल्वेंसी। आगे तो ख़त्म होता है हमारा ये टॉपिक यहाँ पे। ये जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोबारा से रिवाइज करिए, अच्छे से समझिए, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़े काम आएंगे। कुछ अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। और अगर कोई फर्दर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए स्पेसिफिक, तो आप मुझे वो भी बताइए कमेंट बॉक्स पे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं करा है तो। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।